हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य यूपीपीएससी। दिस इज शुभी हियर। आज देखेंगे 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये यूपीपीसीएस के इसमें क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं लास्ट ईयर पेपर से, और कैसा पैटर्न आ रहा है, कैसा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से। ये बहुत बेनिफिशियल होगा, जो कि 12 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, 12 जून को। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सॉरी। पहला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। पहला ये जो पोर्शन है इसी से साइंस टेक से देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस निम्नलिखित में कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रेत का रेगिस्तान, दूसरा है धान की खेती की भूमि, तीसरा है ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, और चौथा है प्रेरी भूमि। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। क्यों? क्योंकि ये 80 से 85% सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित बर्फ से, जो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि होती है, वही परावर्तित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन इज पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी एंड चेलोसिस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चेलोसिस। ठीक है, राइबोफ्लेविन की कमी से चेलोसिस रोग होता है। ठीक है, और जो विटामिन B2 होता है इसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं होता है। ऑप्शन इज डेंगू ज्वर, सेकेंड इज फाइलेरियासिस, एंड थर्ड निद्रा रोग एंड मलेरिया। तो इसे हम इलेमिनेशन मेथड से भी देखेंगे तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। भाई मलेरिया होता है मच्छर से, फाइलेरियासिस होता है, डेंगू होता है, तो कौन सा बचा? निद्रा रोग बचा। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बाटुलिज्म क्या है? तो ऑप्शन है पहला भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, सेकेंड इज भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, थर्ड इज जल जनित संक्रमण, एंड फोर्थ इज जल जनित विषैलापन। तो इसका आंसर हो जाएगा भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन। जब हम कोई संक्रमित भोजन खा लेते हैं या कुछ भी ले लिया, संक्रमित है कुछ भोजन उसे लिया, तो उससे संक्रमित भोजन से जो भी विषैलापन होगा उससे बाटुलिज्म रोग होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज रेडियोधार्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। तो कथन देखिए, पहला कथन है रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। दूसरा कथन नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम नहीं, ये तो नाभिकीय संलयन पे बनाया जाता है। ये कथन गलत हो जाएगा, तो ये वाला सही हुआ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा केवल एक। ठीक, ये देख लीजिए आप सॉल्यूशन। सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम एंड जलवाष्प। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा धूलकण। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का मुख्य कारण धूलकण होता है, जिसके कारण हमें आकाश का जो रंग है ये भी नीला दिखाई देता है। कभी कभी जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया एक बार कि आकाश का रंग नीला हमें क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन देख लीजिएगा, हमने लाइनिंग कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें सही सुमेलित करना है। ठीक है, सही सुमेलित है कौन सा नहीं है, पूछा गया इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कार्ड मछली का तेल, एंड विटामिन B6 धान का चोकर। तो संतरा भाई विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी है, तो इसका ये हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये दूध पालक और ये गाजर खाने से होता है कि विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन,
एंड लेड एंड नाइट्रेट। तो अब ब्लू बेबी सिंड्रोम के उससे सबको सोचेगा कि नाइट्रेट, नहीं, ये नाइट्रेट नहीं होगा, इसका हो जाएगा मेट हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। रक्त में मेट हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये फैक्ट ये फैक्ट हमेशा क्वेश्चन आते हैं, बन सकता है। ये मुख्यतः शिशुओं में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति बाधित हो जाती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसको रोग होता है। ठीक है, और इसका एक ये फैक्ट याद रखिएगा कि मुख्यतः शिशुओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? ऑप्शन इज पफ बॉल्स, बी शैवाल, सी लाइकेन, डी मांस। तो इसका आंसर लाइकेन। ये पिछले भी कई पेपर्स में पूछा गया है। ठीक है, ये लास्ट ईयर पेपर की रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का एंड कार्बोहाइड्रेट का। डीएनए, आरएनए, क्लोरोफिल इसका तो है नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव। तो किसका नहीं है? नहीं में आप सर्कल कर लीजिए, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन लोग गलत कराते हैं, क्या है क्या नहीं है। अगर नहीं आया है तो उसे तुरंत गोला कर लीजिए, याद रहेगा कि हाँ नहीं वाले में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके घनत्व मापन में होता है? धुआं, कोहरा, ध्वनि, प्रदूषित जल। तो इसका हो जाएगा धुआं। ठीक है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण में जीवन देता है, क्योंकि ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, वातावरण में बढ़ती CO2 की सांद्रता, श्वसन दर का कम ह्रास, मतलब श्वसन दर ह्रास है यानी कम हो रही है उसकी दर, और आर्द्रता का बढ़ना। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? सही ऑप्शन हो जाएगा श्वसन दर का ह्रास। ठीक है, शीत प्रकोष्ठ में जो फल भंडारण होता है या देर तक कोल्ड स्टोरेज वगैरह में, तो इसमें फलों के श्वसन की दर का ह्रास होता है। ठीक है, जिससे फल शीघ्र खराब नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एंड अल्पकण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रिनो। क्यों? क्योंकि ये देख लीजिए, न्यूट्रिनो एक कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार 1930 में पॉली ने किया था। प्रोटॉन के बाद न्यूट्रिनो प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में विद्यमान है। इस कण पर शून्य आवेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? ऑप्शन देखिए, सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, परासरण एंड प्रसार। तो इसका आंसर क्या होगा? परासरण के कारण। ये सी से ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, परासरण क्या होता है? परासरण होता है दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण प्रक्रिया, जो एक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। ऑप्शन देखिए, ट्रैकियोल्स, दूसरा ऑप्शन ब्रोंकियोल्स, तीसरा पल्मोनरी शिराएं एंड चौथा अल्वियोलाई। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, अल्वियोलाई। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल अल्वियोलाई होता है। इसमें रक्त में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह सुनिश्चित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं है, तुरंत सर्कल किया। पहला, सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट। थर्ड, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल। और डी, आमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तो सही है, सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक होगा। बी भी सही है। सी, ये खट्टा, दूध का खट्टा होना किसकी वजह से होता है? लैक्टिक की वजह से होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। तो इसका सही ये हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है? ऑप्शन इज
पहला हेक्सेन, दूसरा पेंटेन, तीसरा ब्यूटेन एंड चौथा मीथेन। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्यूटेन। ठीक है। एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। और एक ये से भी क्वेश्चन बनता है कि जो इसमें लीकेज के लिए कौन सी गैस होती है जिससे हमें पता हो जाता है। तो ये भी याद रखिए, लीकेज का पता लग जाए इसलिए इसमें मेथिल मर्केप्टाइल मिलाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है mmHg के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में एंड डीज ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा? रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ठीक है। ये देखें, रक्त में शर्करा का स्तर, जो जब डायबिटीज़ की जो जांच होती है उसमें शर्करा का मापन जो होता है वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। फैक्ट साइंस में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसके ऑप्शन है फोलिकम, दूसरा है राइबोफ्लेविन, तीसरा नियासिन, चौथा है रेटिनॉल। ठीक है। तो इसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका ऑप्शन हो जाए डी, रेटिनॉल। सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन ए, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, यह मुख्यतः पालक, गाजर, दूध, अंडों आदि में पाया जाता है। ठीक है। विटामिन ए, विटामिन ए वही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला अभिकथन देखिए, ए, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण आर, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। ठीक है। इसमें एक पूछा गया कौन से, तो इसमें ये विटामिन सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है मानव शरीर। ठीक है। तो ये वाला तो गलत है, क्योंकि जैसे वो विटामिन डी हमें लेनी पड़ती है। देखिए इसका क्या ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन इज ए सत्य है किंतु आर गलत है। डी ऑप्शन इज ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण खुद नहीं कर पाता है। विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है। और शरीर के विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो इसके ऑप्शन देखिए, सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच एंड क्रुक्स कांच। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्रुक्स कांच। ठीक है। क्रुक्स कांच पराबैंगनी किरणों को काट सकता है। ये एक विशेष प्रकार का कांच होता है जिससे सेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है। इससे पराबैंगनी विकिरण का उच्च अवशोषण होता है। तो पराबैंगनी किरणों के लिए कौन से कांच का प्रयोग करेंगे? तो क्रुक्स कांच। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये भारत के इतिहास के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। ए, अभिकथन, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। आर, कारण, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उच्च सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें ये मुगल साम्राज्य सैनिक साम्राज्य था, ये सही है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति, ये ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी
भारत के किस राज्य में है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल मांडी है ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले का एक गांव है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के आभूषण प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, क्या सही सुमेलित नहीं है देखना है। राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश, और अगला मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जौनपुर के थे। ठीक है, ये इससे भी देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? अदालत ए आला की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर, मुल्तान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फिरोजपुर। ठीक है, इन्होंने जो राजा रंजीत सिंह थे इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी और फिरोजपुर में अदालत ए आला की स्थापना की थी। ठीक है, सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे ये, और इन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि कौन से मिसल से संबंधित थे। ठीक है, तो याद रखिएगा सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन देखिए, ऋषभनाथ, अष्टापद, बी वासुपूज, सम्मेद शिखर, नेमिनाथ, उज्जयंत, महावीर, पावापुरी। इसका सी होगा, बी होगा सॉरी, इसका बी वासुपूज। ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल है अष्टापद, बी का है वासुपूज का है चंपापुरी, नेमिनाथ का उज्जयंत, महावीर का पावापुरी। ठीक है, ये नेमिनाथ अभी इस टाइम में दिसंबर वाली मैगजीन में भी है, करंट में भी रहे हैं नेमिनाथ। देखिएगा ये करंट का क्वेश्चन भी ये आ भी सकता है, याद रखिएगा, निर्वाण स्थल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था, इसका संकलन किसने किया था? इसके ऑप्शन देखिए, अमीर हसन सिजजी ने, अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, हसन निज़ामी में। तो इसका आंसर क्या होगा? फवायदुल फवाद नामक एक पुस्तक है, इसमें शेख निज़ामुद्दीन औलिया के की जो बातचीत हुई है उसका विवरण है। तो किसने किया था? इसका आंसर है अमीर हसन सिजजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को अधिक बल प्रदान किया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 एंड भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो किसमें दिया गया था कि मतलब जो भी अधिनियम सामूहिक जो कार्यचालन था उसके स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति आई थी? तो इसका आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्य परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल दिया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, तीसरा है वॉरेन हेस्टिंग्स, चौथा है विलियम बेंटिक। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक सर विलियम जोन्स था। इसके पीछे इसका उद्देश्य भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा से प्रेरित कर ब्रिटिश शासन को आसान बनाना था। ठीक है,
ये देखिए, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस, राल्फ फिच, सर थॉमस रो, निकोलस डाउंटन। विलियम हॉकिंस, राल्फ फिच, ये तो उसमें आए थे। ये भी पूछा जाता है कि विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में आया था। ठीक है, जहांगीर। याद जरूर रखने कि ये जितने भी विदेशी यात्री आए थे तो किसके शासनकाल में आए थे, सबसे ज़्यादा इसी के शासनकाल में आए थे, जहांगीर के। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही क्रम हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। देखिए, राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, निकोलस डाउंटन एंड सर थॉमस रो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। विद्युत विभव के बारे में पूछ रहे हैं, या एक अदिश राशि है या एक सदिश राशि है। ठीक है, विद्युत विभव के लिए क्या सही हो जाएगा, ए, क्योंकि यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो कौन से कथन सही हो जाएंगे इसमें कथन एक, कथन दो, दोनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे गए जितने। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं इस टाइम, क्या पैटर्न है पूछने का। ठीक है, तो इसमें शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन, दांडी मार्च, तो इनको कौन से मतलब कालक्रमानुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। थर्ड, नेहरू रिपोर्ट, शारदा अधिनियम एंड दांडी मार्च। 1930 में दांडी मार्च हुआ था, साइमन कमीशन हुआ था 1927 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, और शारदा अधिनियम आया था 1929 में। तो इसका थर्ड, सेकंड, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। अगर आपको दो भी पता है, थर्ड आपको ये पता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो आपने देख लिया थर्ड से स्टार्ट है। सिर्फ साइमन कमीशन का गठन है, ये पता है आपको कि ये इसके बाद आया था, आप सीधे ये ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। ऑप्शन है फ्रांसिस लुई, मार्क टुली, वेब मिलर एंड फिलिप स्प्रेट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा वेब मिलर। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था, इन्होंने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन की जानकारियों पर इन्होंने पत्रकारिता भी की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। तो कथन देखिए, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा है, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। ये सही है, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध था ये, क्योंकि और ये महात्मा गांधी ने इसमें भाग भी लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वायकोम, 1924-25 में हुआ था। ठीक है, कभी कभी मिलाने के लिए भी आ जाता है, तो ईयर भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1926 में जो गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। जहाँ नई वर्ड आएगा तुरंत सर्कल करना है, इसकी वजह से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। ये गलती, छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है।
तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है भगत सिंह, बी ऑप्शन इज यशपाल, तीसरा छबील दास, चौथा अंबिका चक्रवर्ती। तो इसमें ये थे, भगत सिंह भी थे इसके सदस्य प्रारंभिक, ये भी थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, अंबिका चक्रवर्ती, डी ऑप्शन। नौजवान सभा 1926 में हुई थी। इसका गठन भारत के क्रांतिकारी विरासत के पुनर्जागृत करने और आगे बढ़ाने के संकल्प का ये प्रतीक थी। ठीक है, इसमें भगत सिंह ने लिया था। भगत सिंह ने औपनिवेशिक गुलामी के विरुद्ध भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को नया वैचारिक आधार देने और नए सिरे से संगठित करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर, यह उनका पहला महत्वपूर्ण कदम था। इसके प्रारंभिक सदस्यों में भगत सिंह, यशपाल और छबील दास थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रारंभिक सदस्यों में यशपाल, भगत सिंह और छबील दास थे। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? ठीक है, ऑप्शन है मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी या एम.ए. अंसारी। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शामिल नहीं था। 1924 का जो कानपुर षड्यंत्र था, तो उसमें कौन शामिल नहीं था? एम.ए. अंसारी नहीं शामिल थे। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी शामिल थे। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? नहीं पूछ रहा है। लाला लाजपत राय करी थी, बाल गंगाधर तिलक इन्होंने नहीं करी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी करी थी अध्यक्षता, सुभाष चंद्र बोस ने भी करी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, देख लीजिए, गांधी जी सन 1924 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले और 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं चुने गए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अब ये पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पॉलिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए इज अनुच्छेद 265, बी इज अनुच्छेद 266, सी अनुच्छेद 267, डी अनुच्छेद 268। बहुत ही पास दिए हैं, कन्फ्यूज़न हो सकता है। ये तो बिल्कुल रटा रटा है कि ये संचित, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि 2066 हो गए 2067। ये संचित नीति का था और संचित नीति के बाद ही आकस्मिक नीति। ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 267। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 आकस्मिकता नीति से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज आम चुनावों में मतदान, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, डी संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो इसका क्या सही हो जाएगा? इसका ए, आम चुनावों में मतदान। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं पूछा गया है? क्यों? क्योंकि ये वैधानिक में आ जाएगा। ठीक है, ये है, ये भी है, ये भी है, यही बचा। ठीक है, आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं सारे ऑप्शंस को, इससे भी आप आंसर दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
मूल अधिकारों को, किस व्यक्ति ने कहा है? मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता। किसने कहा था? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, यह कथन डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? ठीक है, ऑप्शन 66वां संशोधन, 62 संविधान संशोधन, 61 संविधान संशोधन एंड 63 संविधान संशोधन। कौन से किस में कहा गया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 61 संविधान संशोधन। ठीक है, 61 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यह अधिनियम वर्ष 1989 में आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं पूछ रहा है, तुरंत सर्कल किया। प्रावधान और स्रोत देखिए। ऑप्शन है ए ऑप्शन, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, हाँ ये लिए गए। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, नहीं ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं, ये कनाडा से ली गई हैं, कनाडा से ली गई हैं। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी, तो यही सही हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। ऑप्शन ए, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, बी, भारत की संचित निधि की, सी, भारत के लोक लेखा की, डी, भारत की आकस्मिकता निधि की। तो लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक व महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन की। ठीक है, लोक लेखा समिति देख लीजिए क्या होता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से, एक वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन देखिए, साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक और धन विधेयक। तो इसका क्या हो जाएगा? कौन सा पहली बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता राज्यसभा में? ठीक है, ये धन विधेयक हो जाएगा, अनुच्छेद 110 धन विधेयक। ठीक है, ये संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है। ठीक है, केवल लोकसभा में ये पहले प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। ऑप्शन है सत्र का प्रथम घंटा, बी, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, सी, प्रश्नकाल के पूर्व का काल, और डी, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। तो शून्यकाल का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। ठीक है, जो संसदीय प्रक्रिया है इसमें जो शून्यकाल है ये भारत की देन कही जाती है। ठीक है, यह वर्ष 1962 से जारी है और प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसे लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। ये अधिकतर याद होता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक, केशवानंद 1972, ये याद ही रहता है अधिकतर। ठीक है, अगर आपको नहीं भी सारे पता है, अगर आपको ये पता है 1976, ठीक है, और ये 24वां आएगा 1971, तो आपने देखा ये 1976 है, लास्ट में डी, फोर्थ ये है, इसमें फोर्थ है, इसमें फोर्थ है। ये केशवानंद भारतीवाद
आप इसे रीअरेंज करने की कोशिश करिए कि सबसे पहले कौन सा हो सकता है। गोलकनाथवाद सबसे पहले आया था, फर्स्ट एंड थर्ड, पहला फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ये बन रहा है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, गोलकनाथवाद आया था 1967 में, और 24वां संविधान संशोधन 1971 में। ठीक है, देख लीजिए, गोलकनाथवाद 1967, 24वां संविधान संशोधन 1971, केशवानंद भारतीवाद 1972, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमेशा क्वेश्चन में रीअरेंज करने के लिए आते हैं यार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ए संप्रभुता, बी लोकतंत्रात्मक, सी पंथनिरपेक्ष, डी संघीय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा उल्लिखित नहीं है? इसका हो जाएगा संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक और पंथनिरपेक्ष शब्द समाहित हैं। ठीक है, संघीय शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन हो गया, नीचे दो कथन दिए हैं, उनमें कथन और कारण, दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन देखिए क्या है। कथन है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और ये कारण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इसमें ये वाला जो हो जाएगा ये गलत, क्योंकि ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, और ये सही है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। ऑप्शन है, विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। और ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाना है। इसका सही आंसर होगा सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो ये भी सही है, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, और ये पहली महिला मुख्य आयुक्त रमा देवी थी। दोनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अगला देखिए, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हों परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं? निम्नलिखित में किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? किसने कहा था? ऑप्शन है, सोमनाथ लाहिड़ी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या डी NG रंगा ने। ये, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं? ये किसने कहा था? ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें राज्य और राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व कितना है? ठीक है, कितनी सीटें? तो इसमें देखिए, राजस्थान में कितनी सीटें? राजस्थान में 10, गुजरात में 11, ठीक है, ए राज्य में, कर्नाटक में 12, पंजाब में 7। ठीक, अगर आपको ये पता है कि राजस्थान में 10 सीटें हैं, तो पहले का देखिए, एक से ये 2 हो रहे हैं, तो ये वाला और ये वाला तो तुरंत ऑप्शन काट दीजिए। ठीक है, और बी गुजरात पता है कि 3rd नंबर, तो ये वाला, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
पंचायती राज्य पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। अशोक मेहता समिति, एम.एल. सिंघवी समिति, बी.आर. मेहता समिति, जी.के.वी. राव समिति। ठीक है, इसे करना है। तो सबसे पहली समिति कौन सी थी? सबसे पहली समिति यही आई थी, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, त्रिस्तरीय समिति थी 1957 में। इतना भी पता तो देख लीजिए कि थर्ड किस में पहले आ रहा है, इसमें और इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। इसके बाद कौन सी? अशोक मेहता समिति, ये 77 में आई थी, 1970 में, 1977 में। ठीक है, बस किस में मिल रहा है? थर्ड एंड फर्स्ट इतना। फिर फोर्थ जी.के.वी. राव समिति, एम.एल. सिंघवी समिति। जी.के.वी. राव समिति आई थी 1985 में और एम.एल. सिंघवी समिति आई थी 1986 में। ठीक है, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा और डी उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। ठीक है, तो इसको आंसर देखना है। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल द्वारा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राज्य लोक सेवा आयोग है तो उसी के विधानमंडल, जिस राज्य की राज्य लोक सेवा आयोग होगी उसी के राज्य की विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन भी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, संसद द्वारा जैसा भी मामला हो, किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया एक अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य में संघ की सेवाओं के संबंध में अतिरिक्त कार्यों के अभ्यास के लिए प्रदान कर सकता है। साथ ही कानून या किसी सार्वजनिक संस्थान द्वारा गठित की गई स्थानीय प्राधिकरण या अन्य निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जहाँ नहीं आए तुरंत सर्कल, पेन ऑटोमेटिक चल जाना चाहिए कि हाँ सर्कल हमें याद रहे कि ये नहीं पे लगाना है। ये पहला ऑप्शन हो गया, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, अनुच्छेद 43A, ग्राम पंचायतों का गठन और इन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की योग्य बनाना, अनुच्छेद 40। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सी हो जाएगा, क्योंकि सहकारी सोसाइटी का संवर्धन ये इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, क्योंकि इसके लिए अनुच्छेद 43B। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? इसका पहला कथन देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। इसमें सही कथन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये कथन सही है। और दूसरा कथन देखिए, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया। ठीक है, अभिकथन देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। ये कथन गलत है। और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।
ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो इसका क्या, पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सत्य है। क्यों? क्योंकि वित्त आयोग अनुच्छेद 280, ठीक, इसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था से ही है, ये बजट से पूछे गए, ये करंट से भी रिलेटेड है, आप आगे देखिएंगे। ये क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? कौन जारी करता है थोक मूल्य सूचकांक, कौन सा कार्यालय? तो इसका हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और इसका आधार वर्ष क्या है? इसका आधार वर्ष जो भी है, इसका आधार वर्ष है 2011-12। कभी कभी डायरेक्ट आधार वर्ष भी पूछ लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी? ये पिछले साल के जो बजट हुआ था उसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये करंट में देख लीजिए आप, इसे ये भी देख लीजिए करंट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बजट से जैसे क्वेश्चन आया तो दे दिए गए कौन सी योजना है टैबलेट देने की घोषणा की गई। ऑप्शन देख लीजिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा योजना। तो इसका क्या सही हो जाएगा? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। अगला क्वेश्चन, ये दो कथन कारण दिए गए हैं। कथन देखिए, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, या स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? देखिए, जान नहीं देगा तुरंत सर्कल, क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये सही, हाँ क्या सही पूछा है क्या नहीं पूछा है, तो इसमें हम लोग गलत कर देते हैं। तो आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। ठीक है, नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, ऑप्शन बी जनसंख्या में परिवर्तन, ऑप्शन सी विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, ऑप्शन डी तकनीक विद एवं नौकरशाह। तो इसमें क्या प्रमुख कारक नहीं है? इसका हो जाएगा डी तकनीक विद एवं नौकरशाह। इसका सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए, किसी भी देश के आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में कौन से तत्व समाहित होते हैं? 4 तत्व देखिए, सुशासन, पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन। ठीक है, तकनीकविद और नौकरशाह आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई? ये किसने लिखी थी? दादाभाई नौरोजी। ठीक, दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी। ठीक, कब? इसका ऑप्शन देख लीजिए, 1900, 1901, 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी। क्या सही होगा? ऑप्शन बी 1901 ईस्वी। इसमें मतलब दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के आर्थिक दोहन की बात रखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? भारत के पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछ लिया गया है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ए श्री संथानम, बी श्री केसी नियोगी, सी डॉक्टर राजमन्नार, डी श्री ए.के. चंदा। कौन नहीं है? कौन प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? बी केसी नियोगी सही होगा इसका। ठीक है, ये वित्त आयोग आर्टिकल 280। ठीक है, इस टाइम प्रेजेंट में 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष देख लीजिए कौन है? एन.के. सिंह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। दूसरा कथन, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि पूंजी निर्माण में जो प्रक्रिया होती है वो बचतों और वित्तीय संस्थाओं की जो प्रभावित होती है उसी पे डिपेंड होती है, ठीक है। और जो निवेश होता है ये पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का प्रचलित सूचकांक है। बीएससी में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों में इसका मापन होता है? ठीक है, ऑप्शन है 20, 30, 25, 10। तो बीएससी में कितनी सूचीबद्ध कितनी है जिनमें ब्लू चिप कंपनियों में इसका मापन होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 30, ठीक। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। ऑप्शन, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। ऑप्शन बी, संघीय वार्षिक बजट तैयार करना। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना। ऑप्शन डी, संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के निधियों का विनिधान करना। तो इसमें भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य, इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, संघ और राज्य के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी, औद्योगिक श्रमिक ऑप्शन में देखिए, थोक मूल्य सूचकांक, बी औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता सूचकांक, ऑप्शन सी सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन डी शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करता है और शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2016 के पहले इसे नापने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, 2019-20 में निम्नलिखित में से किससे भारत का व्यापार शेष अधिक रहा है? ऑप्शन ए, यूएसए, बी चाइना, सी जापान, डी संयुक्त अरब अमीरात। जैसे तो इसमें 2019-20 के लिए पूछा गया है, ये उसके करंट के हिसाब से अब जैसे क्वेश्चन बनेंगे भी करंट के, तो ये 2020, 21, 22 इस तरह बजट से पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर ये यूएसए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? ऑप्शन ए, अंतस्थ कली, बी सहायक कली, सी फूल कली, डी वनस्पति कली। तो लौंग किसका निरूपण है? इसका आंसर हो जाएगा फूल कली, ठीक है। लौंग एक पेड़ के सुगंधित सूखे फूल की कलियां होती हैं, ठीक है। और लौंग की सुगंध और एंटीऑक्सीडेंट गुण यूजेनॉल की उपस्थिति के कारण होता है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि लौंग की सुगंध और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो गुण होते हैं वो किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यूजेनॉल, याद रखिएगा यूजेनॉल की उपस्थिति के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इकोमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, सी निर्यातित सामग्री से, डी आयातित सामग्री से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिमी बंगाल, डी मिजोरम,
तो किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम था, सबसे कम? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 17 पर किलोमीटर की 17 मतलब इसका घनत्व है। ठीक है, देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश का 123, अरुणाचल प्रदेश का 17, पश्चिमी बंगाल का 1029 और मिजोरम का 52। अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए 25 दिसंबर को, ऑप्शन बी 21 अप्रैल को, ऑप्शन सी 16 सितंबर को, ऑप्शन डी 30 जनवरी को। विश्व ओजोन दिवस सी 16 सितंबर को। कभी कभी इसकी थीम पूछ लेगा कि थीम क्या है, तो ये अपना इसकी थीम भी अपना याद रखें कि किस साल कौन सी थीम दी गई है ओजोन, इसकी थीम भी पूछ सकता है। जैसे अब जून में होना है 12 जून को, तो इसमें पर्यावरण दिवस के लिए 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, तो कब पर्यावरण के लिए पूछ ले कब होता है या फिर क्या थीम है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कथन, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, हाँ ये सही है। और दूसरा, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर से सीधा संबंध, ये भी सही है। ठीक है, इसका कौन से सही उत्तर चुनिए? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका क्या दोनों सही है? दोनों हो जाएगा, क्योंकि जब नगरीकरण हो जाती है तो ये जन्म दर को कम करने में भी सहायक होती है। इतनी महंगाई चल रही है, आदमी यही बोलने लगता है भाई बहुत महंगाई है। ठीक है, जन्म दर कम हो जाती है अच्छे से, क्योंकि नगरीकरण होगा शहर के हिसाब से कि हमें थोड़ी अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा रहन सहन देना है। तो ये, और ऊंची साक्षरता, जब ऊंची साक्षरता दर होगी तो भी इसका जन्म दर से सीधा संबंध हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सही है? ठीक है, कथन, पहला कथन, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। दूसरा कथन, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें 2026 तक कौन सा है? स्थिरीकरण, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021। इसका उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1% प्रति हजार जनसंख्या तक करना है, ये भी सही है। राज्य में प्रजनन 2.7 प्रति हजार, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? नगरीकरण वक्र, नगरीकरण वक्र क्या होता है? डेविस के अनुसार नगरीकरण की वक्र की रेखा अंग्रेजी के एस के आकार की होती है। ठीक है, और ये 3 अवस्थाओं में डिवाइड होती है। किसमें? 3 अवस्थाओं में होती है। 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं। ठीक, 3 अवस्था, पहली, दूसरी, तीसरी। तो पहली को पूछा है, मतलब पूछा है कि किसको बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे सामान्य। ठीक, इसको बोलेंगे त्वरण, और इसकी उच्चतम हो जाएगी अंतिम। ठीक, तो ये हो जाएगी 3 अवस्थाओं में कौन सी त्वरण होगी? दूसरी। तो यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, त्वरित अवस्था दूसरी। ठीक, ये माइंड पे रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम, ऑप्शन ए 1982, 1986, 1990, 1992। कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? सामाजिक विकास की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, इसका सिद्धांत। ठीक, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी टालकॉट पार्सन्स,
सी हर्बर्ट स्पेंसर्स, डी ऑगस्ट काम्टे। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, सामाजिक विकास की तीनों अवस्थाओं का सिद्धांत ये ऑगस्ट काम्टे ने दिया था। ठीक है, ऑगस्ट काम्टे ने प्रतिपादित किया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। तो इसमें क्या है, ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। हम की भावना होती है, सांस्कृतिक विविधता, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सांस्कृतिक विविधता शहरों में पाई जाती है। ठीक है, नगरों में, जहाँ पे कई लोग शहरीकरण के उससे कई जगह के लोग होते हैं, तो उसमें सांस्कृतिक विविधता आ जाएगी। ठीक है, तो ग्रामीण समुदाय के तत्व कौन कौन से होते हैं? हम की भावना, एक विशेष क्षेत्र, समान सांस्कृतिक परिवेश और आत्मनिर्भरता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? ऑप्शन ए एस्कलीपिएडेसी, बी मोरेसी, सी ग्रेमिनी, डी मालवेसी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनता है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मोरेसी। ठीक है, मोरेसी परिवार के सहतूत पेड़ की छाल से बनाया जाता है। टापा कपड़ा मोरेसी परिवार के सहतूत के पेड़ की छाल से बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो कथन कारण। कथन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। और आर कारण, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। इससे तो होता है, हाँ ये सही है। और ये विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये गलत, क्योंकि निर्भर है, ये निर्भर है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ए और आर दोनों सत्य हैं, ये नहीं होगा। ए और बी दोनों सत्य हैं, बी तो वो गलत होगा। ए सत्य है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका क्या सही हो जाएगा, किसमें प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ऑप्शन बी मद्रास। भारत के सबसे पुरानी नगर निगम की संस्था मद्रास चेन्नई में 19 सितंबर 1888 में स्थापित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यह एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। ए सौर ऊर्जा, बी पेट्रोलियम, सी वायु ऊर्जा, डी बायोगैस। ये ध्यान से पढ़िएगा, अनवीनीकृत, क्योंकि नवीनीकृत अनवीनीकृत में बहुत डिफरेंस हो जाता है। इसका हो जाएगा पेट्रोलियम, क्योंकि ये नवीनीकृत ऊर्जाएं हैं। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत हैं। देख लीजिए, पेट्रोलियम एक नवीनीकृत ऊर्जा है। अनवीनीकृत ऊर्जा क्या होती है? अब अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जो पृथ्वी में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, और भविष्य में उनके खत्म होने की आशंका है। ठीक है, उन्हें अनवीनीकृत ऊर्जा कहेंगे। तो पेट्रोलियम इसमें हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है। ए अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी G8 समिट हेलिजेडम। तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किसमें उत्पन्न हुई थी? ये क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए है। ठीक है, ये जापान 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल पहला, और भारत ने 2002 में इसमें साइन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 में के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य गोवा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भूगोल के ज्योग्राफिक क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, विश्व व भारत के भूगोल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? फिर आया इसमें अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए,
ए ग्रेनेडा, हाँ ये है। बी मॉन्टसेराट, ये भी है। सी मडीरा, ये नहीं है। डी एंगुइला, ये है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मडीरा सही होगा इसमें। ये कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। जहां नहीं है आपको देखना है, तुरंत सर्कल करना है कि नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। लानविया, ऑप्शन देख लीजिए। ए लानविया, बी कैमरून, सी घाना, डी आइवरी कोस्ट। तो कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है लानविया। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा लानविया। ठीक है, कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट अफ्रीका महाद्वीप के देश है कोको कॉफी उत्पादन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है मानसून की वापसी, बी चक्रवाती अवदाब, सी पश्चिमी विक्षोभ, डी दक्षिण पश्चिम मानसून। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जब शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है सी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये खनिज अन्वेषण उपकरण है, ये मुख्यालय है। ठीक है, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ पे है? तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, इसको नई दिल्ली कर देंगे। ठीक है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड है नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है? भुवनेश्वर में। 1 2 भी अगर पहला पता है, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में, ये 4 4 किया, ये कट गया। ठीक है, दूसरा खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर है, नागपुर किया, इसमें कौन सा सही हो रहा है? थर्ड, ये सही हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, सोकोत्रा द्वीप कहाँ है? सोकोत्रा यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, सोकोत्रा द्वीप कहाँ है? ये ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। ठीक, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कथन, इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल 1, केवल 2, 1 2, तो ये 1 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील पूछी है। सबसे बड़ी झील नहीं पूछी, सबसे बड़ी लैगून झील पूछी है, कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए। ए पुलिकट, बी चिल्का, सी कुलेरू, डी किलीवेली। तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का। ठीक है, चिल्का झील भारत की है, ओडिशा राज्य में। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? जहाँ नहीं आया तुरंत सर्कल हो जाना है। संस्थान कहाँ है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल सही है। केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान ये कहाँ है? ये झांसी में है, तो यही हो जाएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सारे क्वेश्चन मतलब नहीं है करके ही पूछे गए। ऑप्शन ए सूर सरोवर, बी समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये तो है। सरसई नावर झील, ये भी है, सूर सरोवर भी। डी सुरिंसर मानसर झीलें, ये दिए मतलब ये वाली झीलें यहाँ पे नहीं है। ये कहाँ पे है? ये हरियाणा पे। ठीक, अगला क्वेश्चन,
कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी नहीं है। ज्योग्राफी में जितने क्वेश्चन मोस्टली जिसमें भी जितने क्वेश्चन आए हैं मिलाने वाले, नहीं है को ज़्यादा पूछा गया है। हुंडरू प्रपात, सुवर्ण रेखा नदी, चचई प्रपात, बीहड़ नदी, धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी, बूढ़ा काग प्रताप, ये कांची नदी। ये गलत है क्योंकि ये बूढ़ा नदी पे है, ठीक है, बूढ़ा नदी पे है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यही वाला हो जाएगा, बूढ़ा नदी पे। अगला क्वेश्चन देखिए, मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। थोड़ा जल्दी करते हैं तो नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है, ये सही है। मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। ये कौन से सही उत्तर चुनने, ये नहीं है, तो इसका सही आंसर केवल एक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु में, अरे मिलाना है, तमिलनाडु की है डोडा बेट्टा। अगर आपको ये पता है डोडा बेट्टा, तो पहले हम देख लिए फोर्थ किससे मिल रहा है, ये है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एलिमिनेट करते जाइए आप, जल्दी हो जाएगा। और कंफर्म भी होगी कि हाँ ये सही है। राजस्थान गुरु शिखर चोटी, ये तीसरा, दूसरे का राजस्थान गुरु शिखर, ये सही हो जाएगा, ठीक है। और फिर नागालैंड सारामती, मध्य प्रदेश धूपगढ़, ठीक है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। स्थानीय पवन है, स्थान है। लेवेस स्पेन की है, सही है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, सही है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, सही है। शामल ऑस्ट्रेलिया की, गलत है, ये हो जाएगी इराक की, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। जनजाति पूछी गई है। कलास्का कहाँ की जनजाति है। कलास्का कलास्का में कौन सी जनजाति, कोरियाक जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। रूस, मूल निवासी रूस की होती है। पुनाना, ये बोर्नियो में पूछी, बोर्नियो की है, सॉरी। कोरियाक जनजाति रूस में पाई जाती है, ठीक है, रूस में, इसलिए यही हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। और देख लीजिए, पुनाना सरवाक मलेशिया, बोर्नियो कालीमंतन और इंडोनेशिया। रुवाला उत्तरी अरब मरुस्थल में, सीरियाई रेगिस्तान में। लैप्स, इसका एक नाम सामी भी है। ये जनजाति पाई जाती, ये लैप्स मतलब जनजाति फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे के तटीय इलाके तथा रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन कारण दिए गए हैं। तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, दोनों सही हैं। और ये इसकी व्याख्या भी करता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये करंट अफेयर्स के देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 2001 की थीम पूछ ली गई थी, ठीक है, क्या थी, तो इसकी थीम थी रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। आपको ये देखने कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं करंट में, तो थीम पूछी जाती है। अगला देखिए, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान में नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। ये आईआईटी मुंबई ने किया था। फ्रेंच ओपन ने मतलब फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो जितने भी ओपन मतलब ये हो रहे हैं टेनिस, इससे क्वेश्चन बनेंगे। आप ये देख लीजिए, इसमें महिला एकल की किताब किसने कहाँ की थी वो, ठीक है, चेक गणराज्य की थी। तो इसमें आप करंट के को बस इतना देख लीजिए कि क्वेश्चन किससे बन रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है प्रिंट तथा डिजिटल मीडिया के सेंसरशिप से, लोक संगीत के विकास से, लोकसभा के दृश्य श्रवण प्रसारण से एंड सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध, योजनाएं देख लीजिए, योजना से क्वेश्चन बनते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किस संस्था को प्रदान किया गया था। नोबेल से क्वेश्चन बना, किसे मिला था,
संयुक्त, अरे सॉरी, विश्व खाद्य कार्यक्रम को, ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को, ठीक है, 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, द क्लॉक इज टिकिंग किस दिवस की थीम है? द क्लॉक इज टिकिंग इसकी थी। थीम्स पूछते हैं, थीम से क्वेश्चन बनते हैं, डेज पूछेंगे, थीम्स पूछेंगे, डेज पूछेंगे, कौन से डे है, थीम से बनेंगे, डेज से बनेंगे, ठीक है। जो आपके पुरस्कार हो गए, पुरस्कार में भी हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार और ज्ञानपीठ नोबल, रैमन मैग्सेसे ज्ञानपीठ नोबल, हाँ, रैमन मैग्सेसे, ऐसे ऐसे सरस्वती सम्मान, ऐसे क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। अगला देखिए, 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूती करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा, ये किसने यात्रा की उस टाइम रिसेंट में, क्योंकि कब ये जब पेपर था तो उसके 2-3 महीने पहले की न्यूज़ थी, तो कब किया, तो इसका भी आंसर था संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है। जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन, ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। G7 ठीक है, ये देख रहे मतलब देखने क्वेश्चंस कि किससे पूछे जा रहे हैं, हमें तैयार भी करने हैं, क्योंकि करंट इशूज़ में जो भी संगठन वगैरह और जैसे रिपोर्ट्स आएंगी तो इन सबसे क्वेश्चन बनने होते हैं करंट में, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था और ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। इसका केवल एक सही है, ठीक है। अगला देख लीजिए, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 5 देशों में सम्मिलित नहीं था? गुजरात इसमें सम्मिलित नहीं था, ठीक है, ठीक है। SDG से भी पूछ रहे हैं, SDG। आप ये देखिए क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं, आप खुद सोचिए कि क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर को एनालिसिस करिए कि, और क्वेश्चन देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं करंट के, वैसे ही क्वेश्चन बनने होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया, ये न्यूज़ में था, जेनेट येलेन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? देखिए बोल रहे थे कि पुरस्कार से पूछा जाएगा, तो इसका हो जाएगा द न्यूयॉर्क टाइम्स में। कैटलॉस एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? INS विक्रांत, INS मगर, INS तलवार और INS विक्रमादित्य। इसका आंसर था INS तलवार। अगला, फरवरी 2021 में नागोजी ओंकोजा-इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से थी? तो देख, नाइजीरिया से थी, ठीक, नाइजीरिया से, ठीक। अगला क्वेश्चन, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? नोएडा में, यूपी के नोएडा में, मतलब वही नोएडा में किया गया था, यूपी में, ठीक। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया? कौन से पोर्टल लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर था नवंबर 2020 में। ये एनालिसिस करना है आपको कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि 8 विषय कौन कौन से शामिल थे, देख लीजिए। 8 विषय जो इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल में शामिल थे वो भारत की जलवायु प्रोफाइल, राष्ट्रीय नीति ढांचा, भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, अनुकूल संबंधी कार्यवाही, शमन प्रक्रिया, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता, रिपोर्ट एवं प्रकाशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये बहुत न्यूज़ में है, इससे क्वेश्चन इस बार भी बनने ही है, के रूप में के एक अंक के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई थी? ऑप्शन था ये शाहजहांपुर में, ठीक है।
अगला, 2050 के लिए नेट ज़ीरो लक्ष्य के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो नेट ज़ीरो, जो भी करंट न्यूज़ में रहेगा उसी से क्वेश्चन सारे बनने होते हैं। पिछले 6-7 महीने से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना है। ठीक, ये गलत होगा। 2050 तक बढ़ा के इन्होंने 2070 तक कर दिया था। और इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। ये सही, तो इसका केवल बी सही होगा। ये 2070 तक था ना, केवल बी सही होगा। ठीक, एक अगला क्वेश्चन 124, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? कितने पे? 29 पे। यह कर 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा। ठीक, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? कौन सी हुई थी? इसका आंसर था शायद ये होम इन दी वर्ल्ड। इसका सी सही हो, होम इन दी वर्ल्ड। ठीक है, अमर्त्य सेन द्वारा। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक से इंडेक्स से क्वेश्चन बने, इंडेक्स से बने हैं, ऑर्गेनाइजेशन से बने हैं, पुरस्कार से बने हैं, SDG से बने हैं, पुरस्कार से बने हैं, SDG से बने हैं, नीति आयोग से बने हैं। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे। इंस्टीट्यूट में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही है यूरोप। ठीक, 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका ये था स्लोई झाओ ने। ठीक है, बेस्ट पिक्चर नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमैंड। ठीक है, 128 क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षित जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? कितने जिलों को शामिल किया गया था? तो 8 जिलों को। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की जाती है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम भी पूछ लेता है, इसकी थीम भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया? किस संगठन द्वारा? तो इसका आंसर था विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ठीक है, खेल पुरस्कार से देखिए कैसे क्वेश्चन है। खिलाड़ी का नाम, टोक्यो ओलंपिक 2000 में, जो टोक्यो ओलंपिक उस टाइम रिसेंटली हुआ था। PV सिंधु कांस्य पदक जीता था। बजरंग पूनिया, ये रजत पदक नहीं, उसने कांस्य पदक जीता था। मीराबाई चानू ने रजत पदक, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष आ गया। उत्तर प्रदेश विशेष से कुछ क्वेश्चन आए थे, इसमें देख लीजिए। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक